नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। समस्तीपुर के पटेल मैदान में जेडीयू ने जिला सम्मेलन का आयोजन किया। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने इस सम्मेलन में बड़ी मांग कर दी। संजय झा ने महिला सशक्तिकरण के कार्य को लेकर नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग की। संजय झा ने कहा कि जिस तरह से बिहार में महिलाओं को नीतीश के नेतृत्व में समाज में जगह मिली, महिलाओं के लिए उत्थान के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं, ऐसा काम किसी के द्वारा नहीं किया गया है। लोगों को देखें कि एक काम में नीतीश कुमार जी को जरूर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए या उससे भी ज्यादा बड़ा प्राइज, वो है महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण में 20 साल में नेता कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। एक नेता में विजन हो तो कितना बड़ा चेंज ला सकता है। आधी आबादी को अगर 20 साल पहले, हमको नहीं लगता है कि समस्तीपुर में किसी लड़की को आप साइकिल चलाते देखते हो, गांव की बात तो छोड़ दी, जो आज देश और दुनिया में नजीर है, जो 13 करोड़, 13.5 करोड़, 14 करोड़ जो भी पॉपुलेशन आज के डेट में है बिहार का, 6 करोड़ 7 करोड़ महिला को पहली बार अगर ताकत देने का इस बिहार में काम किया, उसका नाम नीतीश कुमार जी है, जो 20 साल में उनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर विपक्ष हमलावर है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार की यात्रा पर हमला बोला। दिल्ली से पटना लौटने के दौरान जब पत्रकारों ने नीतीश की यात्रा को लेकर के सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार यात्रा पर जा रहे हैं तो इसमें हम क्या करें। हम क्या कर रहे हैं? यात्रा पर जा रहे हैं, महिला संवाद यात्रा पर जा रहे हैं। सीएम नीतीश की यात्रा पर लालू प्रसाद के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट ने कहा कि लालू प्रसाद वैसे ही कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्होंने बिहार को लूटने का काम किया है, नौकरी के बदले जमीन ली है। नीतीश कुमार जाना यात्रा पर तो जाए, हम क्या करें इसमें? दिक्कत क्या है सर, अरविंद लालू यादव जी बिहार में कभी कुछ किए नहीं, बिहार को लूटने को छोड़कर कुछ नहीं किया। नौजवान के बदले जमीन लेने का काम, नौकरी के बदले भी लेने का काम किया। तो लालू यादव को फर्क भी नहीं पड़ता है, बात भी सही है। जो उनको मत देते हैं वैसे भी बिहार का विकास वो लोग नहीं चाहते। पटना में सीएम नीतीश कुमार की संवाद यात्रा पर विपक्ष लगातार निशाना साध रही है, जिसको लेकर के बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार एक पॉपुलर नेता हैं और इसीलिए जनता उनको बुला रही है और वो जा भी रहे हैं। विपक्ष उपचुनाव में 4 सीट हार चुकी है और उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। का रास्ता तो होगा ना, गाड़ी से जाएंगे ना। अब वो सरकारी पैसा सरकार के मुख्यमंत्री हैं ना, और जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता के बीच में जाने में मुख्यमंत्री को किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री का अपना प्रोटोकॉल होता है। अब इन लोग को कठिनाई क्या है कि अब चुनाव आ रहा है, उनको दिख रहा है कि वैसे भी चुनाव में 4 सीट हार ही गए, तो अब बेचैनी है। तो अब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री होता है किसी राज्य का। कभी लालू जी की यात्रा नहीं करते थे क्या? तो यात्रा में कोई पॉपुलर मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार एक पॉपुलर मुख्यमंत्री है, और पॉपुलर मुख्यमंत्री को लोग देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर सियासत जारी है। सीएम नीतीश की इस यात्रा को महागठबंधन ने फिजूल खर्ची बताया, जिस पर एनडीए के नेताओं ने पलटवार किया है। बिहार में 2025 का एजेंडा सेट करने और सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला तय करने के लिए सीएम नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। माना जा रहा है कि यात्रा के बाद चुनावी साल में नीतीश महिलाओं के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। नीतीश की इस यात्रा पर सियासत तेज है। आरजेडी इस यात्रा को फिजूल खर्ची बता रही है, तो एनडीए ने यात्रा का स्वागत किया है। विपक्ष को मुख्यमंत्री के जनता के पास जाना फिजूल खर्ची है, तो हेलीकॉप्टर पर बर्थडे मनाना ये क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा करके अपनी योजनाओं की सफलता के बारे में, क्योंकि आरजेडी वाले अपनी जंगल राज की विफलता को तो बता नहीं सकते हैं, तो
सरकार अपनी सफल योजनाओं के बारे में जनता के लिए किए गए कार्यों को अगर जनता को बता रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब जब यात्रा पर जाते हैं उसके अच्छे और सुखद परिणाम सामने आए हैं। सीएम नीतीश की महिला संवाद यात्रा पर सियासत तेज है। एनडीए नेताओं का दावा है कि महिलाएं सशक्त हुई हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस सीएम की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। जनता की गाढ़ी कमाई लुटाई जा रही है। इस सरकार की ये अंतिम यात्रा ही साबित होगी। महिला संवाद के नाम पे कैबिनेट द्वारा 225 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, यानी कि हर जिले में 6 से 7 करोड़ रुपया महिला संवाद पे खर्चा होगा। नीतीश कुमार ने आधी आबादी के लिए बहुत कुछ किया है। पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। नगर निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण मिला। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण है। महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका दीदी और स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं की अपील पर बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। महिलाओं में नीतीश कुमार बेहद लोकप्रिय हैं। यही वजह है कि नीतीश की इस यात्रा से विपक्ष में बौखलाहट दिख रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, लखीसराय से राकेश कुमार और भागलपुर से विकास कुमार की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर में कतले कुल की बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने घटती जनसंख्या पर चिंता जताई और ये कहा कि कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि फर्टिलिटी रेट में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए एक बड़ा खतरा है। मोहन भागवत के इस बयान के पीछे क्या है तर्क, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हमें 2 या 3 से अधिक बच्चों की आवश्यकता है। फर्टिलिटी रेट में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए बड़ा खतरा है। अगर जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे हुई तो यह समाज के लिए संकट का संदेश है। ये बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने जनसंख्या बढ़ोतरी की दर में गिरावट पर चिंता जताते हुए कही है। 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही। कोणी त्याला मारेल असं नाही, तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही। महाराष्ट्र के नागपुर में कतले कुल की बैठक में आरएसएस प्रमुख ने कहा है कि जनसंख्या में गिरावट चिंता का विषय है। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो ऐसे में कोई परेशानी न होने पर भी वह समाज धरती से लुप्त हो जाता है। इस तरह से कई भाषाएं और समाज नष्ट हो गए। जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है। 2.1 में 0.1 तो माणूस जन्मत नाही ना कधी। 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे नाही, 3 पाहिजे कमीत कमी, शास्त्र सांगतं। पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे। मोहन भागवत के इस बयान पर देश भर में बहस तेज हो गई है। बिहार में भी राजनीति गर्मा गई है। एक पक्ष सरसंघ चालक के बयान का समर्थन कर रहा है तो दूसरा धड़ा जनसंख्या बढ़ोतरी को खतरा बता रहा है। 1998 में जो मानक था जनसंख्या का 2.1, तो उसमें कहीं न कहीं ह्रास हुआ है। समाज का संतुलन बना रहना चाहिए, तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। ये सभी लोग चाहते हैं इस देश में कि तुष्टीकरण का काम नहीं हो। विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराने वाले लोग आज ध्रुवीकरण की राजनीति और एजेंडे की राजनीति के तहत ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। संघ प्रमुख का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश में जनसंख्या कानून लाने की मांग उठ रही है। हालांकि देश के कई हिस्सों में बदलती डेमोग्राफी को लेकर एक धड़ा चिंता जाहिर कर रहा है। लिहाजा मोहन भागवत के इस बयान पर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। बिहार में इन दिनों धर्मांतरण का मामला काफी गहराता चला जा रहा है। बक्सर में धर्मांतरण को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अब इस पर सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने बिहार में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की मांग की है।
बिहार में धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है। बक्सर में पिछले दिनों हुए ईसाई मिशनरीज की ओर से धर्मांतरण के खेल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। बक्सर में हुए धर्मांतरण के खेल में तमिलनाडु के होप इंडिया वेलफेयर ट्रस्ट का नाम भी सामने आया। एक आरोपी राज मसीह के नाम का भी खुलासा हुआ। इसके बाद धर्मांतरण पर बिहार में सियासत गर्म है। बीजेपी ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की मांग की है। निश्चित रूप से इस पे कानून आना चाहिए ताकि इस चीज से रोक लग सके। तो ये रुकना चाहिए। देश में इस तरह की जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उस पर कड़ा विरोध हम करते हैं और पूरे भारत में इस पर एक निर्णय लेकर सख्ती दिखानी होगी। बिहार में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े कानून की मांग पर सियासत शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष जहां धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून को सही ठहरा रहा है, तो विपक्ष का कहना है कि नया कानून लाकर क्या होगा। कानून बना हुआ है, कानून का पालन कराना सरकार का काम है। ये सरकार जितने कानून बने हुए हैं किसका पालन करा पा रही है? सरकार ने तो शराबबंदी कानून भी बनाया, क्या हाल कर दिया। देश जो चलता है ना, वो देश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से चलता है। तो हमारे उसी भारत के संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को यह उसका मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता और वैचारिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। भाजपा के लोग गुड़ खाते हैं और गुलगुल्ले का परहेज करते हैं। दरअसल 2022 में ही नीतीश कुमार के सामने ये मुद्दा उछला था। नीतीश कुमार जी से ये डिमांड किया गया कि बिहार में धर्मांतरण कानून आना चाहिए, लेकिन क्या हुआ? नीतीश कुमार जी ने तब कहा कि बिहार में धर्मांतरण कानून की जरूरत नहीं है। बिहार में धर्मांतरण का खेल कई जिलों में जारी है। धर्मांतरण का खेल दरअसल दूर दराज के इलाकों में हो रहा है। ऐसे में बीजेपी ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की मांग पर सियासत गरमा दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और सहरसा से कुमार अभिनव सिंह की रिपोर्ट। बिहार में शराब माफिया की शामत अब आने वाली है। नए साल में जश्न में शराब पार्टी पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। दूसरे राज्यों से बिहार में हो रही शराब की तस्करी को रोकने के लिए नीतीश सरकार बॉर्डर को सील करने की प्लानिंग कर रही है। क्या है सरकार का मास्टर प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गाड़ी में शराब, जमीन में शराब, घर में शराब, शराबबंदी वाले बिहार में शराब ही शराब। शराबबंदी कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीरें पटना, सीवान, मोतिहारी, गोपालगंज और नवादा से सामने आई हैं। बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली हैं। सीवान में ट्रक के तहखाने में भरकर शराब लाई जा रही थी, तो नवादा में कमरे में छिपाकर बेची जा रही थी। जहां बाहर से शराब नहीं पहुंच रही है, वहां घर में बनाकर बेची जा रही है। मोतिहारी में जमीन के अंदर से निकल रही शराब की ये तस्वीरें इस बात का जीता जागता सबूत है। बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द बन बैठे शराब माफिया और तस्करों के लिए सरकार कमर कस चुकी है। शराबबंदी को सफल बनाने और तस्करी पर रोक लगाने के लिए नीतीश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। नेपाल से सटे जिलों और पड़ोसी राज्य की सीमाओं को सील कर शराब तस्करी रोकने का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बिहार के मद्य निषेध मंत्री ने इसका खुलासा किया। जो प्रतिबंध है शराब लाने का, जो उधर से रास्ता मिल जाता है उस रास्ता को बंद किया जाए और खास करके जो भी तस्कर है उस पर मेरा कड़ी निगरानी है। जो भी पकड़े जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। बिहार सरकार की प्लानिंग है कि नए साल का जश्न शराब पार्टी के बिना होगा। चूंकि न्यू ईयर पार्टी को लेकर शराब तस्कर ज्यादा सक्रिय रहते हैं, लिहाजा पुलिस भी पहले से अलर्ट रहेगी। अब ना तो बिहार में शराब तस्कर बचेंगे और ना ही बाहर से बिहार में शराब की तस्करी होगी। सरकार का दावा है कि शराब की तस्करी में पहले से कमी आई है। अब और भी ज्यादा सख्ती के साथ सरकार पेश आएगी। इससे पहले हम सावधान हो जाएंगे। नया साल आने से भी दिसंबर बाकी है ना, उससे पहले हम अपने सभी चेक पोस्ट को जो भी तस्कर होंगे या तो उधरे लौटेंगे और जो आएंगे वो पकड़े जाएंगे।
शराब माफिया के साथ साठगांठ रखने और तस्करों की मदद करने वाले पुलिसकर्मियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। विभाग पुलिस वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के मूड में है। हालांकि ये तो भविष्य ही तय कर पाएगा कि नीतीश सरकार का ये मास्टर प्लान जमीन पर कितना सफल होता है या फिर विफल। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नवादा में गांधी इंटर विद्यालय के मैदान में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जेडीयू के कई बड़े नेता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटा को माननीय नीतीश कुमार जी ने मंत्री बनाया, लेकिन लालू यादव ने कर्पूरी ठाकुर का क्या अपमान किया था, ये नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते। ये दस्तावेज झूठ नहीं बोलता। मैं आरोप लगा रहा हूं नवादा की सभा में, जननायक कर्पूरी ठाकुर का लालू यादव ने क्या अपमान किया था, ये पर्ची के रूप में उपलब्ध है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर के एनडीए प्रत्याशी अभिषेक झा के समर्थन में मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं, जहां राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील की और इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा और जीत भी हासिल करेगा। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही अगला विधानसभा का चुनाव एनडीए लड़ेगा और उनके नेतृत्व में चुनाव जीतेगा। लगातार जो बिहार में अपराध बढ़ गया है, देखिए उनसे पूछिएगा, जब इस तरह की बात करें तेजस्वी जी, कम से कम आरजेडी के शासनकाल में फिरौती की रकम एक अन्य मार्ग में बैठकर जो तय की जाती थी कि कितना पैसा अपहरणकर्ता को दे दिया जाए कि बच्चा छूट जाए, यह स्थिति तो नहीं है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को फिर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने एक वीडियो मैसेज भेजा है, जिसमें उसने कहा कि 5 से 6 दिन में सांसद पप्पू यादव का कत्ल कर देंगे, नहीं तो पप्पू यादव को बोलो अभी भी समय है, लॉरेंस बिश्नोई से माफी मांग ले। पप्पू यादव के अनुसार अब तक उन्हें 20 बार से ज्यादा धमकी मिल चुकी है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को धमकी मिलने के बाद पूर्णिया के एसपी ने कहा कि पप्पू यादव को मिली धमकी को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। अभी तक की जांच से यही पता चला है कि धमकी देने वाला किसी भी शख्स का लॉरेंस बिश्नोई गैंग या किसी गिरोह से कोई संपर्क नहीं है। लोग अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण धमकी दे रहे हैं। चला रहे थे तो समझ नहीं पाए, क्या कहना चाह रहे थे आप? हाँ, हम लोग बोल रहे हैं बिश्नोई टीम से। अच्छा, हम वही बोले कि आपका जो सांसद है उनसे बोल दीजिए कि वो माफी मांग ले। किससे? बिश्नोई साहब से। अच्छा जी, ठीक, बोल देंगे। और कुछ नहीं, वही है जो अखड़ा की बात कर रहे हैं कि तारीख तय कर लीजिए, फील्ड तय कर लीजिए, तो चुनावी आखड़ा वो नहीं करते हैं। ठीक है, जो लोग बीच में आएंगे ठीक है। ठीक है, आप बार बार बोला जा रहा है कि माफी मांग लीजिए। हम लोगों का ऑर्डर मिला है, हम लोग पटना पहुंच चुके हैं। अगर वो माफी मांग लेंगे तो हम लोग फिर वापस चल जाएंगे, नहीं तो हम अभी वीडियो दिया, वीडियो के आगे मार देंगे एकदम सीधा। लगातार इस तरह की धमकी दे रही है। अभी दिल्ली में कंप्लेंट किया गया, तो उसको देखिए ना, फोटो देखिए आप। का पूरा ख्याल रखे हुए हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हम लोग की है, तो हम लोग उस पर ध्यान रखे हुए हैं। पूर्व में भी ऐसे कई मामले आए हैं, जिसमें से कई का हम लोग उजागर भी किए थे। जैसे पूर्व में भी कई लोग पकड़ा के गए हैं इसमें। अन्य कई मामलों में भी हम लोग जांच की, पर जांच में अभी तक कोई गिरोह के साथ कोई कनेक्शन नहीं आया। जहाँ अभी तक जो मामले आए हैं सब में प्रैंक कॉल टाइप का ही आया है इसमें, या कोई अपना वेस्टेड इंटरेस्ट रहा है उसको लेकर। कुछ समय पहले हम लोग गिरफ्तारी करके भी लाए थे। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लगातार मिल रही धमकी से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने चिंता जाहिर की है। चिराग पासवान ने पप्पू यादव की सुरक्षा की मांग की है। चिराग ने कहा कि जांच एजेंसी इसे गंभीरता से ले, पप्पू यादव को उचित सुरक्षा मुहैया कराया जाए। मैं मानता हूं जितनी एजेंसियां हैं वो इस बात को उतनी ही गंभीरता से ले रही होंगी। किसी की भी जान हम सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसे में
अगर इस तरीके की धमकी मिल रही है, उनको उचित सुरक्षा के साथ साथ इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई अप्रिय घटना कतई ना घटे। और पटना से बड़ी खबर है, जहां शक के घेरे में राज्य स्वास्थ्य समिति के सीएचओ बहाली की परीक्षा है। आधा दर्जन ऑनलाइन सेंटर पर छापेमारी हुई है। 1 दर्जन लोग को पुलिस ने उठाया है। गड़बड़ी के कई साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। 4500 पदों पर बहाली होनी है। परीक्षा माफिया के घर पर भी दबिश दी गई है। परीक्षा माफिया फरार बताए जा रहे हैं। सीएचओ की परीक्षा रद्द की जा सकती है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या गड़बड़ी इस परीक्षा में सामने आई और कार्रवाई क्या? संजय, क्या अपडेट सीएचओ की परीक्षा के लिए, क्या गड़बड़ी और क्या कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा कम्युनिटी हेल्थ अफसरों के 4500 पदों पर बहाली के लिए रविवार को परीक्षा लेने की बात आई थी और उसमें शक के दायरे में यह एग्जाम जो है वो आ गया है। और न्यू बाईपास, दानापुर, शाहपुर, पटना सिटी के 12 ऑनलाइन सेंटरों पर यह परीक्षा आयोजित हुई थी। गड़बड़ी की सूचना मिलने के बाद पटना पुलिस एक्शन मोड में है। दानापुर के वायर ऑनलाइन एग्जाम सेंटर, न्यू बाईपास के नीतास इंफोटेक, दानापुर के आसोपुर के एकस इवोल्यूशन सेंटर समेत कई सेंटरों पर देर रात तक पुलिस ने छापेमारी की है और 1 दर्जन संदिग्ध लोगों को पुलिस ने उठाया है। तलाशी में उनके पास से परीक्षा में नकल करने के कई स्क्रीनशॉट समेत कई साक्ष्य मिले हैं। उनसे पुलिस की 3 टीमें पूछताछ करने में जुटी हुई है। 4-5 को पुलिस ने नोटिस देकर भी छोड़ दिया है। करीब 2 दर्जन मोबाइल समेत कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किए गए हैं। जो पुलिस सूत्र हैं उनकी माने तो परीक्षा में गड़बड़ी के संकेत मिले थे पुलिस को और उसके बाद यह कार्रवाई की गई है। जो माफिया है उसके घर में भी पुलिस ने दबिश दी, हालांकि वो फरार हो गया है और संदिग्धों से लगातार पूछताछ जारी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन सेंटरों को संदिग्ध माना गया था उन्हीं सेंटरों को फिर से एग्जामिनेशन सेंटर बना दिया गया। तमाम ऐसे सवाल हैं जिसकी गुत्थी सुलझाने में पटना पुलिस जुटी हुई है। राहुल। बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका।